चलिए आज बात करते हैं 1857 के उस महाविद्रोह की जिसने भारत पर राज कर रही ईस्ट इंडिया कंपनी की 100 साल पुरानी जड़ों को हिलाकर रख दिया था। ये सिर्फ एक बगावत नहीं थी, ये वो चिंगारी थी जिसने हमारे इतिहास का रुख हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। जानते हैं, इसे अक्सर बस एक सिपाही विद्रोह कह दिया जाता है, पर यह उससे कहीं ज्यादा बड़ा था। जरा सोचिए, ये 19वीं सदी में कॉलोनियलिज्म के खिलाफ दुनिया के सबसे बड़े सशस्त्र विद्रोहों में से एक था। इसने ब्रिटिश साम्राज्य को इस कदर डरा दिया था कि उन्हें लगा भारत अब उनके हाथ से गया। तो सवाल ये है कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ। इसके लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। देखिए, 1850 आते आते कंपनी के 100 साल के राज ने भारतीय समाज के हर तबके में इतना ज्यादा गुस्सा और असंतोष भर दिया था कि हालात एक बारूद के ढेर जैसे हो गए थे। बस एक चिंगारी लगने की देर थी। सबसे पहले तो राजाओं और नवाबों को ही ले लीजिए। उन्हें साफ दिख रहा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी दीमक की तरह धीरे धीरे उनकी ताकत और इज्जत दोनों को खाए जा रही है। उनकी आज़ादी छीनी जा रही थी, उनकी फौजों को भंग किया जा रहा था और उनके इलाके एक एक करके हड़पे जा रहे थे। जब रानी लक्ष्मीबाई और नाना साहेब जैसे लोगों की वाजिब मांगों को भी अनसुना कर दिया गया तो सबको समझ आ गया कि कंपनी किसी की नहीं सुनने वाली। और बात सिर्फ छोटे मोटे शासकों की नहीं थी। कंपनी की नज़र तो मुगल सल्तनत पर थी। उसे वो जड़ से ही खत्म कर देना चाहते थे। सोचिए, सिक्कों से बादशाह का नाम तक हटवा दिया गया। ऐलान कर दिया गया कि बहादुर शाह जफर के बाद उनके वारिस राजा नहीं, सिर्फ राजकुमार कहलाएंगे। ये भारत के दिल पर, उसकी पहचान पर एक सीधा हमला था। लेकिन ये गुस्सा सिर्फ महलों और किलों तक ही सीमित नहीं था। इसकी आग तो हर घर, हर गांव तक पहुंच चुकी थी। शासक वर्ग तो अपनी ताकत और सम्मान गंवा ही चुका था। उधर गांव में किसान बेहिसाब टैक्स और वसूली के सख्त तरीकों के बोझ तले दबे जा रहे थे, अपनी पीढ़ियों पुरानी जमीनें खो रहे थे और साहूकारों के ऐसे कर्ज के जाल में फंस गए थे जिससे निकलना नामुमकिन था। और फिर आते हैं सिपाही, जो कंपनी की फौज की रीढ़ की हड्डी थे। वो अपने कम वेतन और बुरी सर्विस कंडीशन से तो नाखुश थे ही, पर जब नए कानूनों ने उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई तो मामला बिगड़ गया। जैसे कि उन्हें समंदर पार जाकर लड़ने के लिए मजबूर करना, जो उस वक्त कई लोगों के लिए धर्म के खिलाफ था। और लोगों का ये डर सिर्फ कोई अफवाह नहीं थी। उस दौर के एक यात्री विष्णु भट्ट गोडसे ने लिखा है कि लोगों को पक्का यकीन हो गया था कि अंग्रेज हिंदुओं और मुसलमानों के धर्म को भ्रष्ट करने पर तुले हुए हैं। यही वो डर था जिसने इस विद्रोह की आग में घी डालने का काम किया। तो माहौल तो एकदम तैयार था। अब देखते हैं कि वो कौन सी चिंगारी थी जिसने इस पूरे बारूद के ढेर में आग लगा दी, और कैसे एक छोटा सा सैनिक गदर एक पूरे देश के आंदोलन में बदल गया। देखिए, गदर या म्यूटिनी का सीधा सा मतलब होता है जब फौजी अपने ऑफिसरों का हुक्म मानने से इनकार कर दें। लेकिन 1857 में जो हुआ वो इससे कहीं ज्यादा बड़ा, कहीं ज्यादा गहरा था। और फिर तो घटनाएं इतनी तेजी से घटी कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। मंगल पांडे की फांसी के ठीक बाद मेरठ में 85 सिपाहियों ने उन नए कारतूसों को छूने से भी मना कर दिया जिन पर गाय और सुअर की चर्बी लगे होने की खबर थी। उन्हें फौरन जेल में डाल दिया गया। अगले ही दिन 10 मई को उनके बाकी साथी सिपाहियों ने जेल पर धावा बोल दिया, विद्रोह का बिगुल फूंका और सीधा दिल्ली की तरफ कूच कर गए। और यहीं पर कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आता है। दिल्ली पहुंचकर इन सिपाहियों ने बूढ़े हो चुके मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को, जो खुद कुछ करना नहीं चाहते थे, अपना नेता घोषित कर दिया। जफर के उस एक हाँ ने इस सैनिक विद्रोह को एक राष्ट्रीय विद्रोह बना दिया। अचानक से इस आंदोलन को एक चेहरा मिल गया, एक वैधता मिल गई जिसने पूरे देश के शासकों को अंग्रेजों के खिलाफ उठ खड़े होने का हौसला दिया। इसके बाद जो हुआ वो किसी ने सोचा नहीं था। विद्रोह जंगल की आग की तरह पूरे उत्तर भारत में फैल गया। दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, एक के बाद एक रेजिमेंट और शहर बगावत में शामिल होते गए। अब ये सिर्फ सिपाहियों की लड़ाई नहीं रह गई थी, बल्कि कस्बों और गांवों के आम लोग भी इसमें कूद पड़े थे। और इस आग को और हवा दी जमीनी स्तर के नेताओं ने। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, कानपुर में नाना साहेब और इनके जैसे न जाने कितने ही स्थानीय हीरो सामने आए जिन्होंने लोगों को इकट्ठा किया और ब्रिटिश सत्ता को सीधी चुनौती दी। लेकिन जाहिर है, इतना बड़ा साम्राज्य इतनी आसानी से हार तो नहीं मानने वाला था। इस विद्रोह को कुचलने के लिए अंग्रेजों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। सच तो ये है कि विद्रोह का ये रूप देखकर कंपनी बुरी तरह घबरा गई थी।
उन्होंने फौरन इंग्लैंड से और फौज बुलाई और साथ ही ऐसे सख्त कानून बनाए जिससे किसी भी विद्रोही को बिना मुकदमे के सजा दी जा सके। ये लड़ाई बहुत लंबी और खूनी चली, लगभग 2 साल तक। सितंबर 1857 तक अंग्रेजों ने दिल्ली पर दोबारा कब्जा कर लिया। फिर धीरे धीरे लखनऊ, झांसी और दूसरे सभी बड़े केंद्र भी एक एक करके उनके हाथ में आते गए। विद्रोह के बड़े बड़े नेता या तो जंग में मारे गए या उन्हें पकड़कर फांसी दे दी गई। तो विद्रोह कुचल दिया गया। लेकिन क्या इसके बाद सब कुछ पहले जैसा हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। अंग्रेजों ने भारत पर दोबारा कब्जा तो कर लिया, पर इस विद्रोह ने उन्हें इतना डरा दिया था कि उन्होंने भारत पर राज करने का अपना पूरा तरीका ही हमेशा के लिए बदल दिया। इस विद्रोह का असर बहुत गहरा और दूर तक हुआ। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात, ईस्ट इंडिया कंपनी का राज ही खत्म कर दिया गया और भारत को सीधे ब्रिटिश महारानी के शासन के अधीन कर दिया गया। फौज को दोबारा इस तरह से बनाया गया कि भारतीय सिपाही फिर कभी ऐसी बगावत न कर सकें। और शायद सबसे दिलचस्प बात यह थी कि अंग्रेजों ने भारतीय राजाओं और जमींदारों को उनकी जमीनें वापस देने का वादा किया और कहा कि वो अब से भारत के धर्म और रीति रिवाजों का सम्मान करेंगे ताकि भविष्य में ऐसा कोई गुस्सा फिर ना भड़के। तो 1857 का विद्रोह भले ही उस वक्त सफल न हो पाया हो, लेकिन इसने भारतीय राष्ट्रवाद की एक ऐसी चिंगारी जला दी थी जो फिर कभी नहीं बुझी। यही चिंगारी आगे चलकर आज़ादी की लड़ाई की मशाल बनी। तो सवाल यही है कि क्या 1857 एक अंत था या एक नई और बहुत लंबी लड़ाई की बस एक शुरुआत?